यस मिस हो गई। अच्छा आज आपका जी ठीक है। अच्छा आज आपका जो है वो टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को पहले इसका कोई थोड़ा बहुत आइडिया है ताकि हम उसकी बेस पे आगे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्ड कर लें। मैम डी ब्रोग ने ये कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ये तो मादे का एक जरा है, लेकिन ये जब ट्रैवल करेगा तो ये लहरें भी बनाएगा। बिल्कुल। तो ये भी आपके पास बेसिकली क्या आता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आता है। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि आपके पास जो है ना डी ब्रोगली उसने बात की थी डुअल नेचर ऑफ मैटर की। उसने कहा था कि मैटर जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। लेकिन सेम बात आपने पहले भी पढ़ी है मैक्स प्लांक्स के जी हवाले से। मैक्स प्लांक्स ने भी यही कहा था कि आपके पास जो एनर्जी है उसकी डुअल नेचर है, वो वेव लाइक बिहेवियर भी शो करती है, पार्टिकल लाइक। अब बात दोनों ने ही जो है वो डुअल नेचर की है, डी ब्रोगली ने भी और मैक्स प्लांक्स ने भी। लेकिन एक चीज, एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि डी ब्रोगली ने मैटर की डुअल नेचर की बात की है, लेकिन मैक्स प्लांक्स जो है वो एनर्जी की डुअल नेचर की बात की है। जी, इसने मैटर की है। ठीक है, तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो अभी तक हम जो एक्सपेरिमेंट्स जैसे अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद आपने जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा। तो ये आपके पास जो फिनोमेना थे या ये आपके पास डुअल नेचर में से किसी एक नेचर को प्रूव करते थे, या वेव लाइक नेचर को प्रूव करते थे या या पार्टिकल लाइक नेचर को पार्टिकल। प्रूव करते। तो अब ये जो डी ब्रोगली है इसने फर्स्ट टाइम जो है वो क्या किया था कि डुअल नेचर की बात एट अ टाइम की थी। ठीक है, बोथ नेचर्स की बात इसने एट अ टाइम की थी। तो इसको जो है वो हम देखते हैं कि इसने कैसे बात की थी। अच्छा इसके इसके साथ ना एक और जो लफ्ज है, ठीक है, वो इस्तेमाल हुआ है हाइपोथेसिस। अच्छा हाइपोथेसिस का मीनिंग आपको पता है कि इसको किस टर्म में लेते हैं? मैम नजरिया। वो तो थ्योरी होती है। तो फिर इसका मफरूजा। यस, सपोज सॉल्यूशन मफरूजा। ऑफ अ प्रॉब्लम। यस, सपोज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज हाइपोथेसिस। तो इसने एक सपोज सॉल्यूशन दिया था। और साइंसेस में जो हाइपोथेसिस होता है ना, ठीक है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी ने कोई बात कर दी है, ठीक है, उसका आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता। कि आप बस सपोज कर लेते हैं कैसा है, या कोई बात कर देता है कि आपका जो आइडिया है वो इस जी तरह का, ठीक है, लेकिन वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं करता। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना करने का मतलब क्या होगा कि आपके पास उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, जी। और ऐसी चीज को अगर आपने कंफर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। यस, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जब आप ये हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो साथ में आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ते हैं। ये जो आप नीचे पढ़े हैं ना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये जी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इस हाइपोथेसिस को डी ब्रोगली ने प्रेजेंट किया था, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो जो भी साइंसेस में आपके पास थ्योरी होती है या आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, हाइपोथेसिस आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ये डेविसन जर्मर था उसने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी किया है। जी। क्लियर हो गया? अब इससे हम थोड़ा जी, अब हम थोड़ा सा आगे इससे मूव करते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पहले हम देखते हैं कि है क्या चीज। अच्छा आपने मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन जो है अभी मैंने आपसे बात की थी कि इसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात की गई थी, और लाइट आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मैक्स जी प्लैंक्स इक्वेशन जो है उसको ओवरऑल हम कहते हैं कि यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ एनर्जी की बात की गई है फर्स्ट एनर्जी। टाइम। ठीक है, और उसका फार्मूला भी आपको याद होगा, मैक्स प्लैंक्स ने कहा था इज इक्वल टू एच म्यू। याद है? जी मैम। अब इसमें से ये जो म्यू है ये क्या चीज है? आपने एक बड़ा फेमस फार्मूला पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पढ़ा है कभी? मिस। अब इसमें से ये जो भी है ये आपके पास एक जनरल स्पीड है, यानी आप इस कार की स्पीड ले लें, किसी ह्यूमन बॉडी की स्पीड ले लें, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ले लें, ठीक है,
तो वो आपके पास जो जनरली उसके लिए टर्म यूज होती है ना, वो v है। ठीक है, और f जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और ये भी किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट की, आप मैक्रो ऑब्जेक्ट लें या माइक्रो ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, f को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनटिल आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता हो। ठीक है, जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो मैक्स प्लैंक्स है उसने लाइट एनर्जी की बात की थी, और लाइट एनर्जी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास जो स्पीड होती है फोटॉन्स की होती है, और फोटॉन्स की स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, पता है? जी मैम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में आपके पास जो v है वो c के इक्वल होगा, और जो f है वो म्यू के इक्वल होगा। ठीक है, और लाइट के अलावा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और एनर्जी के अलावा अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो आप स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को f से। ठीक है, ये जो आपके पास स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है ना कि फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या फिर v को जो है वो आपने c से रिप्रेजेंट करना है, ये स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ठीक है, या अगर आपके पास कोई माइक्रो पार्टिकल ऐसा है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, तो समटाइम्स उसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो c है ये स्पेसिफिक है आपके पास किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो। क्लियर? यस मैम। जी अब यहाँ पे मैक्स प्लांक्स जो है उसने तो एनर्जी की बात की, ठीक है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात की, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो v है इसको c से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो f है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे? ये आपके पास म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा बन जाएगा। क्लियर? ये पहले आपके पास क्या होगा, v की जगह पे c आ जाएगा, f की जगह पे म्यू आ जाएगा, और फिर म्यू की जगह पे c बाय लैम्डा। अब म्यू आपने क्यों लिया है, जी क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके पास मैक्स प्लांक्स की बेसिक इक्वेशन है वहां पे म्यू मौजूद है जिसकी आपने वैल्यू पुट करनी है। तो आपने क्या किया, पहले इस इक्वेशन को रिप्लेस किया, ठीक है, v को c से, f को म्यू से, फिर इसमें से म्यू की वैल्यू आपने डिटरमिन की, लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ है, आपके पास इस इक्वेशन के लिए म्यू की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं पुट यहाँ पे म्यू की वैल्यू ये वाली। जी ठीक कर है, इसको जब हम जी पुट करेंगे, यस, तो क्या होगा, हमारे पास इस म्यू की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और जी ये मैम सी कर बाय सकते हैं एच सी बाय लैम्डा बन जाएगा। क्लियर हो गया? जी मैम। जी अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब आपके पास एक और इक्वेशन भी एट द सेम टाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। और जब आपने ये क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस पढ़ा था तो आपने कहा था कि ये जो आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन है ये भी आपके पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो उसी माइक्रो ऑब्जेक्ट को जिसकी आपने पहले बात की है, जिसपे ये मैक्स प्लैंक्स की इक्वेशन अप्लाई हो रही है, उसी के ऊपर ये इक्वेशन भी अप्लाई होनी चाहिए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो ये जो आपके पास दो इक्वेशंस रखी हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जी मैम। जी ठीक है, मैम तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट को हम पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों की जो राइट हैंड साइड्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करने के बाद आपके पास फॉर्म आएगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एम सी स्क्वायर का मतलब है कि सी इज टू टाइम्स, सी टू टाइम्स। अगर आपके पास सी टू टाइम्स है तो आपका ये सी इस सी से कैंसिल हो सकता है। अगर आप इस सी को इधर लेके आएंगे तो डेफिनेटली डिवाइड होगा और ऊपर और नीचे वाले सी कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल हो गया, अब पीछे आप क्या रह गया, एम सी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। समझ आई? जी मैम ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा जो है वो आगे मूव करते हैं। अभी मैंने आपसे बात की थी कि ये अगर आपके पास सी है ना तो ये आपके पास स्पेसिफाइड है कि इन पर्टिकुलरली आप स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं या रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि हम एक जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट की एक जनरल स्पीड की बात करना चाहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी प्रोटॉन की, किसी भी एटम की, हैवी एटम है, लाइट एटम है, आयन है,
ठीक है, या आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई रेड ब्लड सेल है, ठीक है, या आपके पास कोई एरोप्लेन है, ठीक है, आप हर स्पीड के लिए एक जनरल वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, तो सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस मैम। वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वी यहाँ पे अगर पुट करते हैं, सी की जगह पे वी आ जाता है, तो लैम्डा मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? एच बाई एम वी। ऐसे ही है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ना, ये एक्चुअली आपको जो है वो एक सपोजिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे? हम ये कहते हैं कि एम वी इज इक्वल टू पी एंड पी इज इक्वल टू मोमेंटम। एम वी इज इक्वल टू पी एंड पी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो एम वी की जगह पे पी भी आ सकता है। जी मैम, आ एम वी की जाएगा जगह पे, अब एम वी की जगह पे अगर मैं पी पुट करती हूँ तो इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच पी। एच अब ओ ये सी। जो इक्वेशन है एक्चुअली, हाँ जी, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास है डी ब्रोगले इक्वेशन। इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास डी ब्रोगले इक्वेशन है। अब ये जो डी ब्रोगले इक्वेशन है, ये एक्चुअली आपके पास जो है वो डुअल नेचर की बात करती है, मैटर की डुअल नेचर की बात करती है। किससे? इसके अंदर ये जो आपके पास P है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, M जो है वो आपके पास हमेशा किसी मटेरियल मैस का ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का मैस होता है। कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मैस होगा ना। ठीक है, और जी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बेशक वो छोटा है तो उसने मैस भी लिया होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई की होती है। आप मटेरियल को इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी आपके पास जो यूनिट है स्पेस का, जो स्पेस भी लेता है कुछ और मैस भी ऑक्यूपाई करता है, तो हम ये कहते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी है, तो आपके पास डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का मैस भी और वेलोसिटी है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ इस सूरत में पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है आपके पास मोमेंटम। जहां पे भी मोमेंटम आता है वो एक्चुअली किसी मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, और अगर दूसरी जो चीज है आपके पास वो लैम्डा है, ठीक है, वेवलेंथ है, प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। अब एक ही इक्वेशन के अंदर आपके पास एक वेरिएबल ऐसा है जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेरिएबल ऐसा है जो प्रॉपर्टी ऑफ मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए डी ब्रोगले ने ये हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट किया कि आपके पास जो मैटर है उसकी डुअल नेचर है। ठीक है, आप मैटर का सेम फार्मूले से मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर आपको मटेरियल का ऑब्जेक्ट और स्पीड पता है, आप उसकी मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोमेंटम की वैल्यू पुट करने से आपके पास वेवलेंथ आएगी, और वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट की स्पीड की मेजरमेंट से, मैस की मेजरमेंट से लैम्डा और लैम्डा की मेजरमेंट से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जाहिर है ये दोनों चीजें एट अ टाइम एग्जिस्ट करती हैं, तो आप एक से दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, दो, इसलिए डी ब्रोगले का जो हाइपोथेसिस है इसको हम कहते हैं कि इसने फर्स्ट टाइम जो है वो मैटर की डुअल नेचर की बात। ठीक है, अब इसने ये जो डुअल नेचर की बात की है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली है हाइपोथेसिस की वजह ये है कि आपने सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव किया है। आपने अब तक जो कैलकुलेशन किया है, आपने उसमें मैथमेटिकली प्रूव किया है कि आप एक ही पार्टिकल का जो मोमेंटम है उससे वेवलेंथ और वेवलेंथ से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी नहीं दी। ठीक है, अब इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो किसने दी? ठीक है, आपके पास ये जो लुइस डी ब्रोगले था, इसका ये जो सारा काम है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपके पास दो और साइंटिस्ट थे आपके पास, एक था क्लिंटन डेविसन और एक था लेस्टर जर्मर। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो डुअल नेचर को वेरीफाई किया था डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस में जो प्रेजेंट की गई थी 1923 एंड 1927। अच्छा, अब इसने क्या कहा कि जो डी ब्रोगले ने कहा है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, डी ब्रोगले 1924 में जो है वो इस ये इक्वेशन या हाइपोथेसिस जो है वो प्रेजेंट किया था। डेविसन एंड जर्मर ने इसको 1927 में प्रूव किया। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया था वो आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था क्वांटम मैकेनिक्स का, या फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था आपके पास जो है वो डुअल नेचर ऑफ
मैटर का। ठीक है, अब हम पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, इन दोनों ने किया क्या था। ठीक है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन समझते हैं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन सोर्स। यस, इलेक्ट्रॉन सोर्स, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप एनी टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब यहाँ पे देखें, आपके पास टंगस्टन का फिलामेंट है। ये आपके पास जो है वो टंगस्टन का फिलामेंट, आपको पता है कि किसी भी वायर को अगर आप जो है वो इस तरह के वाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आप उसको फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो टंगस्टन है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम। ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है, लास्ट सेल्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का इफेक्ट कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है। मेटल आपके पास इतनी सॉफ्ट होती है, एक दफा मैंने आपसे जिक्र किया था, कुछ आपके पास ना वो बल्ब होते थे, एक टाइम होता था ये एनर्जी सेवर से पहले, जिसके अंदर ना वो एक फिलामेंट लगा हुआ होता था, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बल्ब होता था, उसके अंदर से वो नजर आता था फिलामेंट। ठीक है, तो वो जो फिलामेंट था वो टंगस्टन का बना हुआ था, और आप वो इतना सॉफ्ट था कि आपको अगर कभी अब वो बल्ब मिले, आप उसको हिलाएं तो आपको वो फिलामेंट अंदर जो है वो मूव करता हुआ नजर आता है, सिर्फ आपके हाथ की थोड़ी सी मूवमेंट से। तो टंगस्टन जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपने उस मेटल का जो है वो क्या किया है, एक फिलामेंट बना लिया है। ठीक है, और ये आपके लिए काम करेगा एज इलेक्ट्रॉन गन। क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है, अब ये क्या करता है टंगस्टन फिलामेंट, ये थर्मियोनिक एमिशंस प्रोड्यूस करता है, यानी जब ये हीट अप होता है, थर्मियोनिक थर्म से निकला हुआ है, जब ये हीट अप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। अब हीट अप आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको किसी पावर सोर्स के साथ लगा दें। ठीक है, बैटरी के साथ लगा दें। बैटरी जो है वो जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो आपने देखा होगा कि घर में अगर आपका कोई फैन भी ऑन होता है, ठीक है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर ऑन होती है, ठीक है, तो थोड़ी देर तक जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है तो वो हीट अप हो जाती है। आप इवन आप अगर अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके मोबाइल का जो चार्जर है वो हीट अप हो चुका होगा। जी हाँ। तो होता क्या है आपके पास कि जब आप किसी भी मटेरियल को किसी मेटल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हीट अप हो जाती है। अब जब ये हीट अप होगी, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्शन की वजह से, तो इसके अंदर से कुछ थर्मियोनिक एमिशंस होंगी, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? जी मैम। अगर टंगस्टन इतना अच्छा, अब नाजुक है तो इसके टूटने का खतरा नहीं होता? इतना नाजुक है, लेकिन आप नाजुक इसको टूटने वाली टर्म में नहीं कह सकते, आप इसको फ्लेक्स कह सकते हैं। एक चीज होती है ना फ्लेक्सिबिलिटी, कि मेटल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग। ओके। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल है वो, जो आपको अंदर नजर आएगा ना उसका टंगस्टन का फिलामेंट भी, वो ये होगा कि आप थोड़ा सा जो है वो उसको हिलाएंगे तो टूटता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि बड़ी तेजी से आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करेगा। ओके मिस। ठीक है, अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गया ना, ठीक है, यहाँ से ये कंपैरेटिवली कम स्पीड से निकलते हैं। अब आपने क्या, इनको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, इनकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है। अच्छा, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दो जो है वो इलेक्ट्रिक प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिवली, ये जो आपको ग्रीन लाइंस की शक्ल में नजर आ रही है। कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में दिखाया ना, लेकिन ये अपवर्ड डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो कॉलीमेटर क्या करता है कि 2 से 3 जो बीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उनको सेलेक्ट करके एक प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड करता है फर्दर मूव करने के लिए। ठीक है, जो आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं उसमें से सिर्फ वो बीम्स जो हैं वो आगे जाएंगी जो इस स्लिट में से गुजर सकती हैं, बाकी जो है वो यहाँ पे आके रुक जाएंगी और आगे मूव नहीं करेंगे।
अच्छा, सामने आपने क्या किया, एक निकल क्रिस्टल रख दिया, ठीक है। निकल क्रिस्टल जब आप रखेंगे तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन बीम है उसके साथ स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, रिफ्लेक्ट होगी कि तो सामने आपने एक डिटेक्टर रखा होता है। वो डिटेक्टर क्या करता है, आपको एक स्क्रीन पे जो है वो दिखाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हिट किए, किस पोजीशन पे हिट किए, कैसे हिट किए। अब ये जो आपके पास पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, ये आप एक वैक्यूम के अंदर मेंटेन करते हैं। उसका पर्पज ये है कि अगर आप यहाँ पे एयर जो है वो भी प्रेजेंट रहने दे। वैक्यूम का मतलब है कि आपने एयर मॉलिक्यूल्स निकाल देने, ठीक है। अगर आप वैक्यूम प्रेजेंट कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराएंगे, इंटरफेरेंस होगी इनकी, ठीक है, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, इनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, इनकी स्पीड कम हो जाएगी, और आपका जो टारगेट है कि आपने इनको डिटेक्टर तक पहुंचाना है, वो करते हैं इस पूरे सेट में से एयर को रिमूव करके वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास कि ये जो हमने कहा है कि वो रिफ्लेक्शन एक हुई है, ठीक है। ये जो आपने नोट किया था कि यहाँ पे निकल क्रिस्टल के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन आए, इनकी रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन क्यों हुई है एक्चुअली, कि आपके पास जो निकल क्रिस्टल होती है ना, क्रिस्टल्स की शक्ल आप थोड़ी सी स्ट्रक्चर का आइडिया है किस तरह की होती है? मैम किसके निकल क्रिस्टल की जनरल क्रिस्टल की। 3 यूनिट सेल की तरह, मतलब ना 3 डायमेंशनल। जी जी, 3 डायमेंशनल होती है। उसमें आपके पास एक यूनिट सेल होता है जो एक्स वाई जी एक्सिस में प्रोपगेट करता है, और एक आपके पास जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है ओवरऑल, ये आपके पास एक एरी होती है। ये आप नहीं कह सकते कि ये आपके पास एक जो है वो टोटली कंपैक्ट मैस है। ओवरऑल आपके पास एरी होती है, किसी किसी जगह पे आपके पास पार्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप नोट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास कि ये आपकी वो जो निकल क्रिस्टल आपके सामने रखा है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। उसके कॉर्नर्स के ऊपर कुछ जो है वो पर्टिकुलर किस्म के जो है वो निकल के पार्टिकल जो है वो मौजूद। अब होता क्या है कि वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, वो किसी एक निकल एटम के साथ जो कि आपकी उस निकल क्रिस्टल के अंदर मौजूद है टकराते हैं, और टकराने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। अब ये जो आपको फिनोमेना नजर आया है कि निकल बीम के साथ स्ट्राइक किया और इधर आ गया, ये एक्चुअली आप अगर अंदर से निकल क्रिस्टल को देखें तो इस तरह से। बाकी समझ आई? जी मैम। अब क्या होगा कि जितनी भी बीम्स जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन की बीम्स निकल क्रिस्टल के साथ टकराएंगी। अगर वो किसी बाय चांस किसी पर्टिकुलर कलम के साथ टकरा जाती हैं एडी के अंदर, तो उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगी। अब जो बेसिक थॉट थी बिहाइंड द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो क्या थी कि वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स ऑफ निकल क्रिस्टल विल बी फिक्स्ड फेज डिफरेंस, ठीक है। जो आपकी निकल क्रिस्टल के अंदर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनका एक फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस का मतलब पता है क्या होता है? जी मैम। फेज डिफरेंस का पता है क्या होता है? वेव्स का जो फेज डिफरेंस होता मैम जो क्रस्ट और ट्रोफ का डिफरेंस होगा। है। यस, क्रस्ट और ट्रफ का डिफरेंस। जैसे देखें, एक आपके पास ये वेव है और एक ये है। तो अगर आप नोट करें तो उन दोनों की जो आपके पास है ना वेवलेंथ, उसके अंदर थोड़े ही डिफरेंस है। दोनों की वेवलेंथ के अंदर थोड़ा ही डिफरेंस है। क्या है इनके अंदर है, वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चांस है। अगर क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल जाता है किसी भी तरह, रफ रफ के साथ किसी भी तरह मिल जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चांस होता है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चांस है। तो अब क्या होगा कि ये जो आप फिनोमेना ऑब्जर्व करें, जिसमें क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो डिफरेंट पॉइंट से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर उनके अंदर फेज डिफरेंस जो है वो थोड़ा है, तो वो क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एक्चुअली क्या होगा कि ये जो आपका डिटेक्टर है ये आपको डिफरेंट पॉइंट बना के
या कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे एक्चुअली आपके पास क्या होता है कि फ्रिंजेस आपको बनी हुई नजर आती हैं कलर्स की, तो आपका डिटेक्टर जो है वो एक्चुअली आपको वही वाली फ्रिंजेस दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास डिफरेंट पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बीम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये क्या कर सकती हैं, ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर सकती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपके पास होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम्स इस तरह वेव्स की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, क्या करती हैं कि वेव्स की फॉर्म में ही इस जो है स्ट्रक्चर के साथ स्ट्राइक करती हैं और फॉर्म में ही तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी शो कर सकते हैं। क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो अब ये आपके पास ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन गन थी उसने कुछ थर्मियोनिक एमिशंस की थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया था। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट हुए, ठीक है, हाई स्पीड से गुजरे, इसके साथ स्ट्राइक किए। यहाँ से फेज डिफरेंस कम था जब डिफरेंट पॉइंट से ये इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो स्ट्राइक की, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और डिटेक्ट पे आपको फ्रिंजेस नजर आए। जी मैम। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके पास ये जो चार्जेस है ये मूविंग चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन और वो मूव कर, और इलेक्ट्रॉन आपके पास एक चार्ज है। जो मूविंग चार्ज है उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, मूविंग चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर चार्जेस मूव करें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल जी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। यहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी तो उसके अंदर से थर्मियोनिक एमिशन हुए ना, जी मैम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से आप इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब अगर मैं एनर्जी की कैलकुलेशंस यहाँ पे करती हूँ, तो हमने अभी बात की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी है इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। ठीक, तो ये पे आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगी, हाफ mv² इज इक्वल टू q इंटू वी। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता है। जब आप चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो कॉमन है बिल्कुल, हाफ mv²। अब यहाँ पे आपका जो क्यू क्यू क्योंकि चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्यू को मैंने ई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मेरे ठीक है। पास फार्मूला आ गया mv² इक्वल टू ई इंटू वी। अब जो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो आपको क्या बताता है इसको भी हम देखते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसकी हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी एंड और एच ओवर एम बाय वी। ठीक है, अब ये देखें कि आपके पास ये एम वी और ये वाला एम वी थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। जी मैम। ठीक है, अगर किसी तरह हम इस इक्वेशन को जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, किसी तरह इसको इसके साथ रिलेट कर देते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड काम हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारे पास डाटा है ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास ये डाटा है, ये थ्योरेटिकल डाटा है। अगर हम किसी तरह इन दोनों को थोड़ा सा आपस में इंटर रिलेट कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाएगी इस इक्वेशन का। जी हम देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज इसको या इसकी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। कि हाफ mv² हमने कहा है कि e इंटू वी के इक्वल, और यहाँ से v² की वैल्यू आपके पास आ सकती है, v² इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें v² की मैं वैल्यू लेती हूँ तो v जो है वो पहले से मौजूद है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी। और उसमें से v², क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपके पास सिंपल v है, यहाँ पे v² था, यहाँ पे v है, आपको v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा कि आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये वाली फॉर्म रह जाएगी। इसकी समझ आ गई? जी मैम। अब ये v इधर पुट कर सकते हैं। यस मिस। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि कैसे पुट होगा। ठीक है, इस v की वैल्यू को हम यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास जो है वो ये वाली
फॉर्म बन जाएगी, v की जगह पे आ जाएगा √2ve/m। अब ये जो आपके पास m है जी ठीक है, मैम। इसको आपने थोड़ा सा जो है वो देखना है इन डेप्थ। ये देखिए, ये आपके पास एक m ये है और एक ये है, ठीक है। और एक चीज और भी आपने नोट करनी है कि अंडर रूट का मतलब ये है कि ये आपका जो न्यूमरेटर है इसके ऊपर भी अंडर रूट है और आपके डिनोमिनेटर के ऊपर भी अंडर रूट है। इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो m है, ठीक है, इसको हम कैसे इस m के साथ सेटल कर सकते हैं? इस m को, अंडर रूट m को इस m के साथ हम किस तरह से सेटल करेंगे? जी मैम। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अंडर रूट एक आपके पास, मैं आपको इक्वेशन बता रही हूँ जो उसका डिनोमिनेटर था, उसके अंदर आपके पास क्या चल रहा था कि m है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो दूसरी चीज है वो आपके पास अंडर रूट m है, और ऊपर है आपके पास 2ve या स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी अंडर रूट है। समझ आई बात की? यही चीज है ना वहां पे। जी मैम। अच्छा, अब एक m आपने नोट करना है। मैं अब सिर्फ इस m को और ये m आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। एक m आपके पास न्यूमरेटर में और एक m आपके पास डिनोमिनेटर में। अच्छा, ये जो अंडर रूट है इसके लिए आप एक और टर्म भी यूज करते हैं, आप कहते हैं m की पावर हाफ। देखा है कभी? यस मैम। और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती उसकी क्या पावर होती है? 1। ठीक है। और 1 में कितने हाफ होते हैं? 2। यस, इसका मतलब है 1 में 2 हाफ है। और इधर क्या है? एक हाफ है। कैंसिल हो सकते हैं? यस मिस, हो सकता है। एक हाफ को आप एक हाफ से कैंसिल कर सकते हैं और ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा? हाँ। 2ve। इसका मतलब है कि इधर से ये वाला हाफ कैंसिल होने का चांस है। इसको अब हम स्लाइड में देखते हैं। नजर आ रही है स्लाइड? यस मैम। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसी तरह पहले क्या किया, सेम को सेपरेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि ये वाला जो आपका m था, ठीक है, एक m को m से कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो है वो क्या फॉर्म जो है वो बाकी बच गई, एक m बच गया है मेरे पास, ठीक है। एक m मेरे पास जो है वो बच जाएगा। अच्छा, ये एक m मेरे पास कैसे बचा है? यहाँ पे इसने एक और जो छोटा सा मैथमेटिकल स्टेप किया है। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। एक आपके पास जो जनरल रूल है, जब आप ये फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, कि आपके पास a/b है डिवाइडेड बाय c/d है, तो जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये इसके साथ आ जाता है, यानी यही इक्वेशन आपके पास a d और b c के इक्वल होती है। क्लियर हो गया? जी मैम। न्यू जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें उसने ये भी स्टेप किया है कि वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उसको सबसे ऊपर ले, m था ना सबसे नीचे, m हाफ, को वो जी ऊपर तो ले वो गया। आप ऊपर ऊपर ले जाके जाके भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे